नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ जहांगीर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज मेक इजी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो फिर से इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज मैं फिर से आपके करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। अगेन, ये ग्रेजुएशन के बाद आपके पास क्या करियर है, इस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा करियर आपको चूज़ करना है। आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, बट ग्रेजुएशन के बाद अब क्या करना है वो चीज़ हमें अगर डिसाइड करनी है तो उसके लिए ये वीडियो है। मैंने यहाँ पे कम से कम 100+ आपको ऑप्शन बताए हैं। इन ऑप्शन को आप चूज़ करके अपना जो करियर है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये करियर ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे वो देखने के लिए हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको हेल्प करूँगा आपके करियर डिसाइड करने में। आपका आगे का जो एम है या फिर आपको कौन से वे में जाना चाहिए उसको डिसाइड करने में मैं आपकी हेल्प करूँगा यहाँ पे। तो देखते हैं दोस्तों, स्कोप क्या है आफ्टर बी और बीटेक। यदि आप बी और बीटेक कर चुके हो इंजीनियरिंग में तो आपके पास अब क्या चांसेस है और आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हो, तो ये चीज़ें हम देखते हैं। वो चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं, स्कोप क्या क्या है आपके पास। तो पहले आप गोल सेट करना है अपना कि आपको जाना कौन से वे में है। आपके पास डिग्री के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जो ऑप्शंस हैं वो ढेर सारे ऑप्शंस हैं। उसमें पहला आता है आप एक गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब एक आपके पास ऑप्शन बन जाता है। या फिर सेकंड जो है उसमें आप जो सेट कर सकते हो वो है प्राइवेट जॉब। प्राइवेटली आप अपनी फर्म जो है वो बना के या फिर खुद कहीं पे जॉब करके अपना आगे का फ्यूचर जो है वो डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन बन जाता है हमारे पास वो है बिजनेस। आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर यदि आपके पास कैपिटल फंड है इतना और आपके पास अपनी टीम है तो आप अपना बिजनेस सेट करके बिजनेस में भी अपना आगे का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो और इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। अगला जो आ जाता है वो है कंसल्टेंसी। आप खुद की अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हो। एज ए सिविल इंजीनियर कंसल्टेंसी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक नॉलेज आपको उसके लिए होना चाहिए और आप कंसल्टेंसी में जो प्लानिंग है, डिज़ाइनिंग है, ये चीज़ों को आप उसमें यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास बन जाता है वो है फ्यूचर स्टडी। आप बीटेक के बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, आगे स्टडी कर सकते हो फ्यूचर में, एंड वो स्टडी करके आप डिसाइड कर सकते हो इन फ्यूचर कि आपको क्या करना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इन फ्यूचर जब आप फर्दर स्टडी करते हो तो आपके पास कौन से ऑप्शन बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब पहला ऑप्शन जो हमारे पास आता है, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो गवर्नमेंट जॉब में दोस्तों दो चीज़ें आ जाती है। एक आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जॉब कर सकते हो या फिर पीएसयूज़ कर सकते हो। पीएसयू पब्लिक सर्विस यूनिट, ये कौन से होते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यदि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स दे दीजिए या फिर पीएसयू में सिलेक्ट हो जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीएससी की एग्ज़ाम आती है, एसएससी की एग्ज़ाम्स आती है। इन एग्ज़ाम्स को देके आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो पीएसयूज आती है उसको मैं इम्पोर्टेंट में बताऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इनके बारे में बहुत से लोगों को पता है और आप जानते भी हो कि कौन से एग्ज़ाम्स अवेलेबल है। मैं मोस्टली पीएसयूज फोकस करूंगा कि पीएसयूज में जॉब कहाँ कहाँ पे है और कौन से सेक्टर अवेलेबल है। तो दोस्तों, पीएसयूज में जो जॉब है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसीएल होता है, बीपीसीएल है भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, एनटीपीसी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं नेशनल हाईवेज़ के वो इसके अंडर होते हैं। तो ये सारे पीएसयूज़ हैं और भी बहुत सारे पीएसयूज़ हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे और आप उनको पढ़ सकते हो अच्छे से। तो ये कुछ पीएसयूज़ बताए हैं मैंने यहाँ पे, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। और ये अपने अपने स्टेट में भी पीएसयूज़ होती है, अपने स्टेट के पीएसयू में भी आप जॉब कर सकते हो। इनका एक बेसिक क्राइटेरिया है, ये सारे पीएसयूज़ जो है वो गेट थ्रू सिलेक्शन करते हैं। तो गेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट इन पीएसयूज़। एंड दोस्तों, पीएसयू इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पीएसयू में जो सैलरी पैकेज है वो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। तो इसरो जो है, सेल है, भेल है, इनमें भी सिलेक्शन जो है गेट थ्रू ही होता है। तो यदि आपका गेट स्कोर अच्छा है तो आप इनमें सिलेक्शन करके एक बहुत अच्छा अपना जो फ्यूचर है वो सेट कर सकते हो और अच्छी इनकम कर सकते हो। और भी ये पीएसयूज़ हैं, जैसे ओएनजीसी भी आ जाता है, एआई आ जाता है, आयरकॉन आ जाता है, ऐसे बहुत सारे पीएसयूज़ अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे बस कुछ पीएसयूज़ के ऑप्शन आपको बताए हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस देख सकते हो पीएसयूज़ में जाने के लिए।
एक ही एग्ज़ाम है जो इन सारों को टारगेट करती है, वो है गेट। गेट ही एग्ज़ाम ऐसी है जो आपको इन सारे कंपनीज़ में एंटर करवा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों कि इसमें अप्लाई कैसे करना है आपको, PSUs में आप अप्लाई कैसे करोगे। तो PSU का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरीके से है। तो एक ऑन एन एवरेज मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि आपका जो है वो BE कंप्लीट होना चाहिए, BE या BTech कोई भी रहो, एंड आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। बहुत सी कंपनीज 65% एग्रीगेट मांगती है, बट मोस्टली आपको 60% होनी चाहिए। एंड जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, आपका गेट स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों अगर गेट स्कोर आपका बहुत अच्छा है, आप सिंगल डिजिट रैंक में हो गेट में, तो आपको ये PSUs बहुत आसानी से मिल जाएगी। देन उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है एंड पर्सनल इंटरव्यू। इनको वेटेज बहुत कम होता है अगर गेट स्कोर अच्छा है तो आपको गेट स्कोर बड़ा ही अच्छा रखना है, तगड़ा रखना है। और भी जो PSUs है वो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने PSUs के सारे नाम बताए हुए हैं एंड उनमें सिलेक्शन प्रोसेस भी क्या है, सेम उनके परसेंटेज कितने हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप ये देख सकते हो कि कितने सारे PSUs अवेलेबल है यहाँ पे, और उनकी वेबसाइट भी मैंने दी हुई है यदि आपको उन पे अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई करके फॉर्म भर के, गेट का रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, वो रिज़ल्ट लेके आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी पे जॉब करना चाहते हो, यदि आपकी इच्छा है कि आप अपने स्टेट में ही रहना चाहते हो या फिर आप अपने गांव में ही रहना चाहते हो, तो आपको इन एग्ज़ाम्स की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों PSUs जो ये ऑल ओवर द इंडिया है या फिर वर्ल्ड में भी कहीं पे इनके प्लांट्स हैं, तो आपको वहाँ पे भी ट्रांसफ़र करते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी की जॉब्स आपको वहीं पे रखेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो बेसिक एग्ज़ाम है वो आ जाती है MPSC, ठीक है। PWD, WRD, इनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं वो आप दे सकते हो। इरिगेशन से रिलेटेड एग्जांपल WRD आ जाती है, PWD से रिलेटेड MPSC आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपके रिलेटेड अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो MSc भी आ जाती है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स है, मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्स के नाम नहीं बताए हैं, मैंने डायरेक्टली डिपार्टमेंट बता रहा हूँ कि इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो स्टेट गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट और इसमें जो आ जाती है वो है लोकल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स, जो हमारे म्यूनसिपालिटीज़ है इनकी एग्ज़ाम्स आ जाती है, आप उनमें एग्ज़ाम्स दे सकते हो। ये अलग अलग नाम से हर सिटी के हिसाब से ये एग्ज़ाम्स बदलती है, तो म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं वो आप दे के वहाँ पे जॉब कर सकते हो। एंड और भी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिस है, नगर पालिका है एट तालुका लेवल, ये लोकल गवर्नमेंट पे भी बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं। वहाँ पे आप एग्ज़ाम देके अपना जो आगे का फ्यूचर है, इनकम सोर्स है, वो जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़ में। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट में अपना सिलेक्शन करवाना है, जॉब सिक्योर करनी है, तो आपको क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टेप वाइज प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको। स्टेप 1 है, आपको जो जॉब अनाउंसमेंट आएगी न्यूज़पेपर में वो आपको पढ़नी है कि कब वो अनाउंसमेंट आती है, वो प्रॉपर आपको ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो आ जाती है वो है आपको एप्लीकेशन देखना है, और जो वेबसाइट पे वो एप्लीकेशन रहेगा वो एप्लीकेशन आपको करना है, अप्लाई करना है उसको एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप आ जाती है हमारी वो है आपको रिटन टेस्ट जो रहेगा कंडक्ट किया हुआ, MCQ टाइप में रहता है या फिर रिटन टाइप में रहेगा, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा और वो आपको देनी पड़ेगी एग्ज़ाम। देन उसके बाद जो है रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट के बाद जो सिलेक्शन है वो आपका या तो क्लास 2 ऑफिसर में होता है, अगर क्लास 2 ऑफिसर है तो आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। क्लास 3 जो रहेगी वो भी एक पोस्ट रहती है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। तो ये 2 टाइप की पोस्ट है जहाँ पे आपको एक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विथ इंटरव्यू होता है, और थर्ड क्लास में जो है या फिर क्लास 3 की पोस्ट में जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, यहाँ पे इंटरव्यूज़ नहीं होते। नेक्स्ट जो है वो बी प्राइवेट जॉब आप कर सकते हो दोस्तों। मैंने जो ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में बताए थे उसमें से सेकंड ऑप्शन आता है प्राइवेट जॉब्स कर सकते हो। तो प्राइवेट जॉब में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है प्राइवेट जॉब के लिए, आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आप नेशनल लेवल कंपनी में जॉब कर सकते हो, मीन्स इंडियन लेवल पे जो है। थर्ड जो ऑप्शन आता है
आप अंडर द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर वर्क कर सकते हो। कोई भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर रहेगा आपके एरिया में, उसके अंडर आप वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट है अंडर द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के अंडर भी वर्क कर सकते हो और अपना जो इनकम सोर्स है वो जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ कौन सी हैं इंडिया में जो अवेलेबल है और इंडियन कंपनीज़ हैं। तो मोस्टली जो आ जाती है वो टाटा कंसल्टेंसी एंड शाहपुर जी एंड पालोन जी, ये 2 मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिसको आप प्रेफर कर सकते हो एज अ हमारे जॉब करियर के लिए। नेक्स्ट जो आ जाती है रिलायंस, एल&टी एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आप प्रेफर कर सकते हो जॉब के लिए मल्टीनेशनल लेवल में। अगर आपको सिलेक्शन करवाना है तो सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है। स्क्रीन बेस जो है आपका जो ग्रेडेशन है, मार्क्स जो है उसके हिसाब से स्क्रीन करते हैं। देन वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, देन ग्रुप डिस्कशन होता है, देन पर्सनल इंटरव्यू एंड देन वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एप्टीट्यूड के लिए आप यही चैनल को प्रेफर कर सकते हो। मेरे चैनल में एप्टीट्यूड के लेक्चर्स है, वो आप देख के यहाँ की जो एप्टी है वो ईजीली क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट जो है नेशनल लेवल कंपनीज़ को कैसे सिलेक्ट करोगे या कैसे क्रैक करेंगे। नेशनल लेवल कंपनीज़ जो है वो साधव एंड बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 कंपनीज़ हैं नेशनल लेवल इंडियन कंपनीज़ हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपकी बाकेरी एंड एनसीसी, ये 2 कंपनी आ जाती है और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा इसमें? सेम, इसमें पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आप मेरा चैनल प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे जो एप्टी है वो वही एप्टी है जो आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो एक ग्रुप डिस्कशन, देन पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड देन आपका वो सिलेक्शन हो जाएगा उस कंपनी में एंड आप अपना करियर वहाँ पे सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों, अगर आप अंडर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर वर्क कर रहे हो तो अंडर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर वर्क करना है, आपको अपना खुद का प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 से 3 साल अंडर द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आपको वर्क करना है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन प्राइवेट बिजनेस देन you should do job for at least 2 to 3 years under the private contractor। आपको ये वर्क करना ही चाहिए। नेक्स्ट 5000 प्लस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल है या फिर वर्क कर रहे हैं एनी स्टेट में, कोई भी स्टेट में जाओ आपको 5000 से ऊपर कॉन्ट्रैक्टर्स मिल जाएंगे, तो आप किसी के भी अंडर वर्क कर सकते हो। आता है आप अंडर द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वर्क कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के अंडर वर्क करना है तो वहाँ पे भी आप क्या करोगे, बिजनेस में शुरू करने से पहले आपको 2 से 3 साल के लिए किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के अंडर वर्क करना है। देन आप अपने खुद के बेसिस पे लाइसेंस निकाल के अपने काम ले सकते हो एंड अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। अगेन 1000 प्लस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हर स्टेट में फ़िलहाल अवेलेबल है, तो आप उस हिसाब से वर्क कर सकते हो और अपने करियर का जो इनकम सोर्स है वो यहाँ से जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो थर्ड स्टेप आती है, आप कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हो अपनी। तो कंसल्टेंसी में एक्चुअली हम करते क्या है, कंसल्टेंसी में हम वहाँ पे डिज़ाइन देते हैं, प्लानिंग देते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसका, ये हमारे वहाँ पे वर्क हो जाते हैं और एंड वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वो आपको सॉर्ट आउट करनी होगी। तो कंसल्टेंसी में आपका जो सॉल्यूशन है, जो आपकी एडवाइस है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। नेक्स्ट जो आ जाता है कि सिविल इंजीनियरिंग, और इसमें क्या वर्क करेगा, आप इसमें एज ए स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट वर्क कर सकते हो कंसल्टेंसी में। सेकंड, आप अपना इंजीनियर या फिर आर्किटेक्चर प्लानर इसका अपना ऑफिस कर सकते हो। थर्ड है आप सर्वेयर या फिर प्लान मेकर बन सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो आप साइट सुपरवाइज़र कर सकते हो या आप वैल्यूअर्स एज ए वैल्यूअर वर्क कर सकते हो। ये भी दोस्तों बहुत उम्दा ब्रांच आती है और इसका मैं बेनिफिट आपको बताऊंगा और इसके कॉलेजेस भी बहुत कम हैं, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आप मैनेजर या फिर इंजीनियरिंग जो मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी है वो आप कर सकते हो। मटेरियल टेस्टिंग की जो लेबोरेटरी है वो सेटअप कर सकते हो एंड जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको जो टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है वो टेस्टिंग का आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये भी एक अपना अच्छा ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, कंसल्टेंसी में पहला जो ऑप्शन था हमारा एज ए स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट। दोस्तों बहुत लोग इसको प्रेफर करते हैं एज ए स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को। तो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट में आपको करना क्या होगा, आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है इसमें।
क्योंकि आपके बोलने के हिसाब से जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर रहेगा वो वर्क करेगा। तो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जाता है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक अगर हो तो कम से कम आपको 5 साल स्ट्रक्चरल में जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमटेक अगर हो तो 2 साल, और अगर पीएचडी हो स्ट्रक्चर में तो कम से कम आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इतना एक्सपीरियंस लेके आप एज ए स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपको स्कोप ऑफ वर्क क्या रहेगा, आप क्या करने वाले हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर और सबमिट करने पड़ेंगे स्ट्रक्चरल डिटेल्स जो है ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग्स के लिए, रेसिडेंशियल रहो, कमर्शियल रहो या फिर इंडस्ट्रियल रहो। स्पेशल स्ट्रक्चर्स के लिए भी आपको डिज़ाइंस देने पड़ेंगे, जैसे ब्रिज है, ट्रांसमिशन टावर्स है, कूलिंग टावर्स हैं। इनके लिए भी आपको अपने डिज़ाइंस देने होंगे, जो भी आपके पास एज अ कंसल्टेंटिंग लेने आएगा उसको। नेक्स्ट जो है आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पहले आपको अपने नाम का एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर म्यूनसिपाल्टी में रजिस्ट्रेशन करना होगा, एंड देन ही आप उसको अप्रूव कर सकते हो। एंड जो लास्ट स्टेप आती है कि आपको सोर्स ऑफ वर्क कहाँ से रहेगा, तो आर्किटेक्चर या फिर डायरेक्टली ओनर आपको कांटेक्ट करके आपको अपने काम दे सकते हैं, और इस तरीके से आप ये वर्क कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है एज ए इंजीनियर, या फिर हम आर्किटेक्चर और एज ए प्लानर हम वर्क कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे और क्या क्वालिफिकेशन लेंगे वो डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए आपको करना क्या क्या होगा, आपके जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, वो कितना रहेगा वो पहले देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखते हैं हम लोग। तो क्वालिफिकेशन है आपका बीटेक सिविल में होना चाहिए, और 2 साल कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, बट डिप्लोमा करने के बाद आपका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये दोस्तों मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतना होने के बाद आप एक्सपर्ट हो जाते हो आर्किटेक्चर और प्लानिंग में। ज़रूरी नहीं है 5 साल ही लगे, आप 3 साल में भी कर सकते हो, बट आपको उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो स्टेप आ जाती है कि स्कोप ऑफ वर्क क्या रहेगा और आप करोगे क्या। तो आप क्या करने वाले हो, आप प्लान्स एंड ड्राइंग्स जो रहेंगे वो बनाओगे, लेआउट बनाओगे, जैसे प्रिपरेशन एंड प्लानिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ लेआउट एंड सबमिशन ऑफ ड्राइंग्स एंड सबमिट सर्टिफिकेट इफ सुपरविजन एंड कंप्लीशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग। सभी के आपको कंप्लीशंस जो है वो सबमिट करने हैं म्यूनसिपैलिटी में, आपको परमिशन निकाल के देनी है जो भी ओनर आपके पास आएगा उसको। एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क एज पर स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग प्रिपेयर्ड बाय ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर। जो भी स्ट्रक्चर कंसल्टेंट रहेगा वो जिस तरह से डिज़ाइन देगा वो आपको एग्जीक्यूट करने का काम करना है। प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल डिटेल्स एंड कैलकुलेशन फॉर बिल्डिंग ऑफ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स की जो बिल्डिंग है उनके आपको कैलकुलेशन प्रिपेयर करने हैं, और आपको वहाँ पे सबमिट करके फर्दर प्रोसीडिंग करनी है। नेक्स्ट जो स्टेप आ जाती है वो है रजिस्ट्रेशन। आपको अगर रजिस्टर्ड इंजीनियर बनना है तो म्यूनसिपाल्टी में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और एज आप रजिस्टर्ड इंजीनियर वर्क करोगे देन आप म्यूनसिपाल्टी में परमिशंस निकालने का काम कर सकते हो। इसमें जो आपका सोर्स रहेगा वो अगेन बिल्डर या फिर ओनर रहेगा, ये आपको ये काम दे सकते हैं करने के लिए। नेक्स्ट जो थर्ड आ जाता है वो है सर्वेयर और प्लान मेकर। आप प्लान मेकर या फिर सर्वेयर बन सकते हो। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन लगता है वो हम देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन है BE होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका। आप सर्वेयर और प्लान मेकर वर्क कर सकते हो। मैंने एक वीडियो में बताया है कि आप आर्किटेक्चर में भी डिप्लोमा कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या रहेगा। आप प्रिपेयर कर सकते हो प्लान्स, लेआउट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लो राइज बिल्डिंग, उनकी एग्जीक्यूशन भी आप कर सकते हो एज अ सर्वेयर। नेक्स्ट जो है रजिस्ट्रेशन जो करना है आपको। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगेन आपको म्यूनसिपाल्टी में एज ए सर्वेयर और प्लान मेकर रजिस्टर करना होगा अपने आप को, देन आप ये वर्क कर सकते हो बहुत इजीली। नेक्स्ट है दोस्तों सोर्स ऑफ वर्क क्या रहेगा। अगेन गवर्नमेंट टेंडर्स मिल सकते हैं आपको, जो ओनर है वो दे सकता है। आर्किटेक्चर या फिर वैल्यूअर जो है और बिल्डर जो है वो भी आपको ये वर्क दे सकते हैं करने के लिए। तो सर्वेयर एंड प्लान मेकर भी बहुत अच्छा एक ब्रांच बन जाता है वो है साइट सुपरवाइज़र। आप एज अ साइट सुपरवाइज़र भी वर्क कर सकते हो यदि आप इंटरेस्टेड हो कि फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप साइट सुपरवाइज़र भी वर्क कर सकते हो।
इसमें जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, आपका BE/BTech होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस बेसिस पे आप एज ए साइट सुपरवाइज़र वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट, इसमें जो मुझे डिटेल्स लगने वाली है या फिर स्कोप ऑफ वर्क मेरा क्या रहेगा, वो रहेगा कि मैं एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ कोई भी स्ट्रक्चर का, जैसे हाई राइज बिल्डिंग है, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं विद बेसमेंट, इनके मैं एग्जीक्यूशन में वर्क कर सकता हूँ, मीन्स इनका सुपरविजन में कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो आता है, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है। एज अ रजिस्टर्ड सुपरवाइज़र आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में करना होगा एंड आप एज अ रजिस्टर्ड सुपरवाइज़र बन जाओगे। नेक्स्ट जो आता है वो सोर्स ऑफ वर्क है, तो आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर से मिल सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर से, कंसल्टेंसी से या फिर ओनर से, इनसे आपको वर्क मिल सकता है अपने साइट सुपरविजन का। नेक्स्ट जो आ जाती है फिफ्थ, वैल्यूअर। एज अ वैल्यूअर आप वर्क कर सकते हो। दोस्तों वैल्यू अच्छी ब्रांच है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि वैल्यूअर बनते कैसे हैं, और गवर्नमेंट वैल्यूअर की आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपको यदि लोन चाहिए तो लोन के लिए एज अ वैल्यूअर की सिग्नेचर लगती है, तभी लोन पास हो सकता है। तो वैल्यूअर के लिए देख लेते हैं हम क्या करना होगा हमें। वैल्यूअर कैन वर्क अंडर द फॉलोइंग: रियल एस्टेट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, टाउन प्लानिंग, लैंड डेवलपर। उनके पास ये ऑप्शंस है कि इनके साथ वो वर्क कर सकते हो, और आज की कंडीशन में वैल्यूअर बहुत कम है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट जो है आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन आपका BE/BTech विथ 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एज अ वैल्यूअर वर्क कर सकते हो। ME/MTech इन वैल्यूएशन और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ME/MTech है तो वैल्यूएशन में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैल्यूएशन में ME/MTech, मैं आपको ये कॉलेजेस भी बताऊंगा कि वैल्यूएशन में कॉलेजेस कहाँ पे अवेलेबल है, तो वो ध्यान से देखिएगा। बहुत कम कॉलेज है जो वैल्यूएशन के लिए आपको डिग्री देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो कैटेगरी ऑफ वैल्यूअर है वो क्या होती है। तो वैल्यूअर्स क्या करते हैं, जो बैंक है, बैंक के कैटेगरीज जो है उसके हिसाब से फॉलो होती है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं कि A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी के वैल्यूअर हैं और कितना वैल्यूएशन वो दे सकते हैं। अगर A कैटेगरी है जिसका 10 साल एक्सपीरियंस है और उसका ऑलरेडी 2 साल उन्होंने वर्क किया हुआ है, तो वो कितना भी अमाउंट का वैल्यूएशन कर सकते हैं। जिसका जो एक्सपीरियंस है 5 से 10 साल है और 1 साल में उसने पैनल में काम किया है, तो 50 करोड़ तक का वैल्यूएशन दे सकते हैं। और जिसका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है वो 5 करोड़ तक का जो वैल्यूएशन है वो दे सकते हैं। तो ये वैल्यूएशन की जो ग्रेड्स है ABC, ये धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ती है। और आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड मटेरियल टेस्टिंग लैबोरेटरी, दोस्तों इसके बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज है, और देखा जाए तो बहुत से स्टेट्स में ये लैबोरेटरी कम अवेलेबल है। तो आपको इसमें एक बहुत अच्छा स्कोप मिल सकता है लैबोरेटरीज में। स्कोप ऑफ वर्क क्या है, टू कैरी आउट द इंजीनियरिंग मटेरियल टेस्टिंग एज पर IS मेथड एंड टू प्रिपेयर द टेस्ट रिजल्ट विथ रिकमेंडेशन एंड रिमार्क। आपको वहाँ पे रिमार्क देना है और रिकमेंडेशन बताना है कि जो आपने टेस्ट किया उसकी स्ट्रेंथ क्या है, या फिर किस चीज़ के लिए आप टेस्ट कर रहे हो, वो विद इन द लिमिट है या विद आउटसाइड द लिमिट है। तो ये आपको कुछ टेस्टिंग मशीन्स है जिस पे आप टेस्टिंग करते हो। बहुत से लोगों को ये टेस्टिंग मशीन पता है क्या होती है। नेक्स्ट जो है वो आपको अप्रूवमेंट कहाँ का लगेगा, आपको अप्रूवल लगेगा। ऐसा नहीं है आपने मशीनरी खरीद ली और आप सीधा वो वर्क स्टार्ट कर सकते हो। आपको अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल जो है NABL का होना चाहिए या फिर R&B का होना चाहिए। तो NABL जो है वो आपका हरियाणा में अवेलेबल है, यहाँ पे इसका हेड ऑफिस है, वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो है, नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है बिजनेस। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। यदि आपके पास कैपिटल है, फंड है और आपकी अच्छी पहचान है, कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप बिज़नेस में जाइए। तो बिज़नेस आप किस तरीके से कर सकते हो वो हम देखते हैं। तो बिज़नेस के लिए आपके पास ऑप्शंस भी क्या बन जाते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, बिल्ड, सुपरविजन, ऑपरेटर, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, सिस्टम इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर।
तो ये सारा आप वर्क पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हो एज अ बिजनेस में। नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं, बिजनेस में आपके पास क्या क्या ऑप्शन बन जाते हैं। आप बिजनेस एज ए बिल्डर और डेवलपर कर सकते हो। नेक्स्ट है जो आप बिजनेस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, एज ए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आप वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, एज ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर आप वर्क कर सकते हो। बिजनेस के आपके पास करियर ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपना इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। तो देखते हैं इसमें से हमें कौन सा प्रेफर करना है। पहला आता है बिल्डिंग एंड डेवलपर्स। आप एक तो बिल्डर हो या फिर डेवलपर हो, ये आप वर्क कर सकते हो, बिल्डिंग डेवलपर। देन इसमें आपको करना क्या है, आपको रेसिडेंशियल सोसाइटी है, लो और हाई राइज बिल्डिंग्स है, टाउनशिप है, इनसे आप डील करते हो और इन पे आप वर्क करते हो। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड आ जाता है वो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। एज ए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आप वर्क कर सकते हो। यदि आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको लेबर से डील करना है, लेबर प्लस मटेरियल से डील करना है, और रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन की जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं उन पे भी आपको वर्क करना होता है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो है आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, अपना लाइसेंस बना सकते हो और लाइसेंस बना के वर्क कर सकते हो। इसके लिए आपको लेबर मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर इनसे वर्क डील करना होगा। आप इरिगेशन में कर सकते हो वर्क, रोड में, ब्रिज में, या फिर रिपेयर मेंटेनेंस में आप वर्क कर सकते हो एज ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की लाइसेंस कुछ कैटेगरीज होती है, जैसे वैल्यूएटरी कैटेगरी है, वैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की भी कैटेगरी होती है। तो ये कुछ कैटेगरी है जो मैंने आपको बता दी है, आप एक बार देख लीजिए, ओवरव्यू कर लीजिए और समझ लीजिए कि कैटेगरी क्या बनेगी आपकी। ये स्पेशल कैटेगरीज है अंडर विच कॉन्ट्रैक्टर वर्क, ये कुछ खास कैटेगरीज होती है, तो ये कैटेगरी भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। नेक्स्ट जो है फर्दर स्टडी, अगला जो ऑप्शन आता है, अगर आपकी कैपेसिटी है, आपको पढ़ना है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो आप आगे पढ़ सकते हो। इसके लिए भी आपको क्या करना है, क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्दर स्टडीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि आप ME MTech में जा सकते हो। ME MTech में एडमिशन के लिए अगेन आपको गेट देनी होगी, या फिर स्टेट लेवल जो CET होती है वो CET देनी होगी। PG लेवल पे CET जो रहेगी वो आपके स्टेट की, या फिर गेट एग्ज़ाम्स दे सकते हो। इसके थ्रू आप ME MTech में एडमिशन ले सकते हो। अब ME MTech के लिए जो स्पेशल इंजीनियरिंग ब्रांचेस है वो कौन सी हैं? दोस्तों ये बहुत ही अच्छी ब्रांचेस है जो कम गेट स्कोर पे भी आपको मिल सकती है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर की, कैस्केड की, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड वैल्यूएशन। दोस्तों मैंने आपको कहा था मैं वैल्यूएशन में आपको कॉलेज बताऊंगा, तो ये है ISTAR खैती इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूएशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको वैल्यूएशन में ME MTech करना है तो। नेक्स्ट जो आ जाता है, आप MBA कर सकते हो। अगेन आपको GMAT या फिर CAT की एग्ज़ाम देनी होगी MBA में एडमिशन लेने के लिए, अगेन आगे की स्टडी करने के लिए। दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस है वो मैं थोड़ा क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग में जो एक बेसिक सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच आती है, अप्लाइड मैकेनिक्स में ब्रांच आ जाती है, या फिर एनवायरनमेंट में ब्रांच आ जाती है। तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड देन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये ब्रांच आ जाती है ME MTech के लिए। अप्लाइड में जो है वो स्ट्रक्चरल की एंड जियोटेक्निकल की ब्रांच आ जाती है। एनवायरनमेंट में जो है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की ब्रांच आ जाती है। तो ये कुछ फर्दर स्टडी ME MTech की आपकी ब्रांचेस हैं जो आप प्रेफर कर सकते हो आगे की स्टडी करने के लिए। इनके बाद आपके पास करियर के स्कोप क्या रहेंगे, जैसे आप आगे स्टडी कर लेते हो तो आप करियर कैसे बनाओगे, तो उसके लिए भी जो ऑप्शंस है वो बता रहा हूँ। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में अगर आप स्ट्रक्चर कर सकते हो, करते हो, तो आप साइट सुपरविजन, वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्टर, प्राइवेट कंसल्टेंट या फिर गवर्नमेंट जॉब प्रेफर कर सकते हो। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब हर एक में कॉमन है, आप सभी में से गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो और प्रेफर कर सकते हो अपना करियर स्कोप। दोस्तों जो आ जाता है वो है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। इसमें आप साइट सुपरविजन कर सकते हो, एज ए वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्टर वर्क कर सकते हो, या फिर प्राइवेट कंसल्टेंट एज ए जॉब कर सकते हो, या फिर एज ए गवर्नमेंट जॉब वर्क कर सकते हो। दोस्तों सभी जो ऑप्शंस में बताऊंगा उसमें गवर्नमेंट जॉब एक कॉमन पॉइंट है, आप सभी जगह पे इसको प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट जो आ जाता है, आप कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में अगर करते हो ME MTech,
तो ये आपके पास ऑप्शंस कुछ बन जाते हैं। यदि आप ट्रांसपोर्टेशन में करते हो तो ये आपके पास ऑप्शंस बन जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में करते हो तो आपके पास ये ऑप्शंस बन जाते हैं। नेक्स्ट जियो टेक्निकल के लिए ये ऑप्शन आ गए एंड लास्ट जो है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए ये ऑप्शन बन गए। तो हर तरह की ब्रांच के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप उसमें अपना करियर ढूंढ सकते हो और अच्छा इनकम सोर्स स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको ये तय करना है कि आपको अपना करियर किस चीज़ में बनाना है और डिसाइड करना है। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू टू लिसनिंग मी। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून।